इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत आचार्य चरक के अनुसार बताए गए 18 प्रकार के द्रव्यों के विरोध के बारे में जानेंगे। इस विषय को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस विषय की व्याख्या की शुरुआत में लिखा है कि आचार्य चरक ने निम्नलिखित 18 प्रकार के द्रव्य के विरोध बताए हैं, जिसमें सबसे पहला हेडिंग देश विरोध का लिखा है। इस देश विरोध हेडिंग की व्याख्या में लिखा है, जांगल देश में रूक्ष, तीक्ष्ण आदि द्रव्य का प्रयोग। इस व्याख्या में लिखे गए शब्द देश का अर्थ किसी खास प्रकार के क्षेत्र से संबंधित है, जिसे हम इंग्लिश में एरिया कहते हैं। जंगल देश ऐसा क्षेत्र है जिसमें वनस्पति आदि की ज्यादा बहुतायत होती है। ऐसे क्षेत्र में रूक्ष और तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन करना विपरीत द्रव्य या देश विरोध कहलाता है, क्योंकि वनस्पतिक बहुतायत वाले अर्थात जंगली क्षेत्रों में वर्षा ऋतु ज्यादा समय तक रहती है या ऐसे क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है, जिसके कारण से ऐसे क्षेत्र वाले लोगों को स्निग्ध आहार का सेवन करने के बारे में लिखा जाता है। इसीलिए रूक्ष और तीक्ष्ण आहार उन लोगों के लिए विपरीत आहार होता है। इसके बाद अगला हेडिंग काल विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, शीतकाल में शीत, रूक्ष आदि द्रव्य का प्रयोग। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि शीतकाल में गर्म और भारी द्रव्यों का सेवन करने के बारे में लिखा गया है, और अगर शीतकाल में शीत और रूक्ष द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा तो यह काल विरोध कहलाता है। इसके बाद तीसरा हेडिंग अग्नि विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, मंद अग्नि में गुरु द्रव्य का प्रयोग। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि जब शरीर में मौजूद पाचक अग्नि मंद होती है तो उस समय अगर गुरु द्रव्य अर्थात भारी भोजन किया जाए तो इस प्रकार की क्रिया को अग्नि विरोध कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग विरोध के चौथे प्रकार मात्रा विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, मधु व घृत का सम मात्रा में प्रयोग। तो इस व्याख्या का अर्थ ये है कि किसी दो या दो से अधिक प्रकार के द्रव्यों के सेवन करने में उनकी मात्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी कारण से कुछ द्रव्य समान मात्रा में लेने पर हमारे शरीर के विपरीत कार्य करते हैं या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं, और कुछ द्रव्य असमान मात्रा में लेने पर हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसी के उदाहरण में मधु और घृत का नाम लिखा है। अगर मधु और घृत को एक समान मात्रा में मिलाकर किसी को भी सेवन करवाया जाता है तो यह द्रव्य उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट सातवें विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, उष्ण सातवें के लिए शीत का प्रयोग। अर्थात जिस व्यक्ति को उष्ण द्रव्यों का सेवन अनुकूल होता है उस व्यक्ति को शीत द्रव्यों का सेवन करवाना हानिकारक होता है। इसके बाद छठवां पॉइंट दोष विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, वात विकारों में रूक्ष, शीत आदि द्रव्यों का प्रयोग।
इसका अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति को अगर वात विकार से संबंधित रोग है तो उसे वात बढ़ाने वाले ही अगर द्रव्यों का सेवन करवाया जाए, जैसे कि रूक्ष शीत आदि गुण वाले द्रव्यों का सेवन करवाया जाए, तो यह उस व्यक्ति के लिए दोष विरोध कहा जाएगा। इसके बाद 7वां पॉइंट संस्कार विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि एरंड की लकड़ी में लगाकर भुना हुआ मोर का मांस। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि अगर कोई विधि विधान या परंपरा के विरुद्ध अगर कोई कार्य या द्रव्यों का संयोग होता है तो उसे संस्कार विरोध कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एरंड की लकड़ी में अगर मोर के मांस को भूना जाए तो यह संस्कार विरोध कहा जाता है। इसके बाद 8वां पॉइंट वीर्य विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शीत वीर्य द्रव्य के साथ उष्ण वीर्य द्रव्य का प्रयोग यथा दूध व मछली का प्रयोग। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि अगर हम दो अलग अलग प्रकार के द्रव्य जिनका वीर्य एक दूसरे के विपरीत है का सेवन करते हैं या उनका प्रयोग किसी रोगी को करवाते हैं तो यह वीर्य विरोध कहा जाएगा। उदाहरण के लिए दूध और मछली का प्रयोग, जिसमें दूध शीत वीर्य होता है और मछली गर्म वीर्य अर्थात उष्ण वीर्य वाली होती है, इन दोनों का एक साथ प्रयोग करना वीर्य विरोध कहलाता है। इसके बाद 9वां पॉइंट कोष्ठ विरोध का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है क्रूर कोष्ठ के लिए अति अल्प मंद वीर्य अभेदन द्रव्य का प्रयोग। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि अगर किसी व्यक्ति की पाचक अग्नि अर्थात कोष्ठ ज्यादा तीव्र अग्नि युक्त है और उसे अगर गुरु आहार ना देकर अर्थात भारी आहार ना देकर हल्का अर्थात अल्प आहार दिया जाएगा तो यह उस व्यक्ति के लिए कोष्ठ विरोध होता है। इसके बाद 10वां पॉइंट अवस्था विरोध का लिखा है, जिसमें लिखा है श्रांत पुरुष के लिए वातकर तथा तंद्रा युक्त पुरुष के लिए कफकर द्रव्य का प्रयोग। श्रांत पुरुष अर्थात थके हुए व्यक्ति के लिए वातकर अर्थात वात को बढ़ाने वाला आहार तथा तंद्रा युक्त पुरुष अर्थात हल्की नींद युक्त व्यक्ति के लिए कफ कर द्रव्य का प्रयोग अर्थात कफ को बढ़ाने वाले द्रव्यों का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए अवस्था विरोध कहलाता है, क्योंकि श्रांत पुरुष अर्थात थके हुए व्यक्ति में पहले से ही वात की वृद्धि हो चुकी होती है और इसके बाद अगर उस व्यक्ति को वात बढ़ाने वाला ही आहार दिया जाएगा तो उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है। इसी प्रकार से तंद्रा युक्त अर्थात निद्रा की अवस्था वाले व्यक्ति में कफ की वृद्धि पहले से हुई होती है। अगर उस व्यक्ति को कफ बढ़ाने वाले द्रव्यों का प्रयोग करवाया जाए तो उस व्यक्ति के लिए अहितकर अर्थात नुकसानदायक होता है। इसके बाद 11वां पॉइंट कर्म विरोध का लिखा है, जिसमें लिखा है बिना शौच व भूख के भोजन करना। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि बिना भूख के भोजन कर लेना उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है। इसके बाद अगला हेडिंग परिहार विरोध का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है वारहा मास
अर्थात सूअर का मांस खाकर उष्ण जल का सेवन करना। तो इस व्याख्या के अनुसार सूअर के मांस के सेवन के बाद गर्म जल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर गर्म जल का सेवन किया जाएगा तो यह परिहार विरोध के अंतर्गत आता है, क्योंकि स्निग्ध आहार के बाद जल का सेवन निषेध है। इसके बाद 13वां पॉइंट उपचार विरोध का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है घृत आदि का पान कर शीत का सेवन करना। तो इसका अर्थ ये है कि स्निग्ध आहार का सेवन करने के बाद किसी भी प्रकार के शीत अर्थात ठंडे द्रव्य का सेवन नहीं किया जाता। अगर स्निग्ध द्रव्य के बाद ठंडे द्रव्य का सेवन किया जाए तो यह उपचार विरोध कहलाता है। इसके बाद 14वें नंबर का हेडिंग पाक विरोध लिखा है, जिसमें लिखा है अपक्व, दग्ध व अति पक्व चावल का प्रयोग। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी भी प्रकार का द्रव्य अच्छे प्रकार से ना पका हुआ हो या बहुत ज़्यादा पका लिया हो या अग्नि पर उसे बहुत ज़्यादा बना लिया हो तो ऐसा द्रव्य शरीर के लिए पाक विरोध होता है। ऐसे द्रव्यों को हमारे शरीर में मौजूद पाचक अग्नि सही प्रकार से पचा नहीं पाती है। इसके बाद 15वां पॉइंट संयोग विरोध का लिखा है, जिसमें लिखा है दूध के साथ अम्ल पदार्थ का सेवन। इसका अर्थ ये है कि अगर हम दूध के अंदर किसी भी प्रकार के अम्ल द्रव्य को मिश्रित करते हैं तो यह अम्ल द्रव्य दूध को खराब कर देता है। इसी कारण से इसे संयोग विरोध कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग द्रव विरोध का लिखा है, जिसमें लिखा है अरुचिकर द्रव्य का सेवन मन को अच्छा नहीं लगता। अर्थात ऐसे द्रव्य जिनका प्रयोग करना किसी भी व्यक्ति को रुचिकर नहीं लगता है, उन द्रव्यों को द्रव विरोध कहा जाता है। इसके बाद 17वां पॉइंट संपत विरोध का लिखा है, जिसमें लिखा है नीरस विकृत रस का सेवन करना। जिसका अर्थ ये है कि नीरस द्रव्य अर्थात ऐसे द्रव्य जो कि रसहीन हो और जिन द्रव्यों का रस उनके स्वाभाविक रस से भिन्न हो का प्रयोग करना संपत विरोध कहलाता है। इसके बाद सबसे अंतिम पॉइंट विधि विरोध का लिखा है, जिसमें लिखा है एकांत स्थान में भोजन ना करना। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार के द्रव्य या भोजन को सेवन करने की खास प्रकार की विधि होती है। अगर उस द्रव्य या भोजन को सेवन करने के लिए उस विधि का प्रयोग नहीं होता तो यह विधि विरोध कहलाता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।